हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर हमने करने हैं 2019 से लेके 2023 तक के डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो कि आपके उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। ठीक है, आइदर फॉर द यूपी पीएससी ने करवाए हों या फिर ट्रिपल एससी ने करवाए हों या फिर अदर कोई एग्ज़ाम जो पुलिस जैसे यूपी पुलिस एसआई या कांस्टेबल जो भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और हम क्वेश्चन कर रहे थे आपके आर ओ की। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, सॉरी थर्ड पार्ट, नॉट सेकंड, थर्ड पार्ट। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। तो बीरबल साहनी ये साइंटिस्ट का नाम है और उनका फील्ड ऑफ वर्क उसके बारे में बात करी गई है। तो बीरबल साहनी जो हैं वो हैं आपके ओके, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। बीरबल साहनी का जो नाम आता है वो आता है पैलियो बॉटनी के साथ। ठीक है, पैलियो बॉटनी। केसी मेहता इनका नाम आता है पैथोलॉजी के साथ। ठीक है, पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन है, ये तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ। पी महेश्वरी एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3421। 3421 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट UPDASP was sponsored by और was sponsored in उत्तर प्रदेश by, इसको स्पॉन्सर किसने किया है? इसको स्पॉन्सर किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, किसने किया है? वर्ल्ड बैंक। अब जब हम वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं तो पहले तो थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना होती है 1944 के अंदर और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? वाशिंगटन डीसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। वाशिंगटन डीसी यूएस के अंदर आपको हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे किसके? वर्ल्ड बैंक के। और एट प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर जो चेयरपर्सन है या चीफ है इसके, वो कौन है? भारतीय मूल के अजय बांगा। ठीक है, ये नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अजय बांगा कई एग्जाम्स में पूछा गया है डायरेक्टली। अब वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर इसको स्पॉन्सरशिप की। ठीक है, और इसका फर्स्ट फेज जो है इस पूरी स्कीम का वो स्टार्ट होता है आपका 1 सितंबर से, नहीं सॉरी 1 सितंबर नहीं, एक सेकंड इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 13 सितंबर 1998 से 1998 से स्टार्ट होता है। और इस पर्टिकुलर स्कीम का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या करना था? इंक्रीज करना था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज करनी है यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और प्रमोट करना है। किन चीज़ों को प्रमोट करना है? प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को, सेक्टर डेवलपमेंट को यहाँ पर आपको प्रमोट करना है और इम्प्रूव करना है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो 3 मुख्य उद्देश्य थे। एक था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, दूसरा था आपका प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट, और तीसरा था आपका रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज करना है या उसको बूस्ट करना है। तो इन 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे इस पर्टिकुलर स्कीम के। ठीक है, तो इसको स्पॉन्सर किया था वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कृषक समृद्धि योजना है ना, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो ये एस्टैब्लिश होती है उत्तर प्रदेश के अंदर इन द ईयर 2017 के अंदर। ठीक है, अब ये था फार्मर्स जो राज्य के किसान हैं उनके बेनिफिट्स के लिए। और इस बेसिकली सम्मान निधि योजना के तहत जो है इसके अंदर जो ग्रुप्स होंगे, मतलब जो आयोग है, सम्मान निधि आयोग है ना, तो इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं? समटाइम्स ये पूछा जा सकता है कि भाई जो कृषक समृद्धि, नॉट सम्मान निधि, कृषक समृद्धि योजना, व्हाट आई एम सेइंग, कृषक समृद्धि आयोग, नॉट योजना, सॉरी, बार बार वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो गई। कृषक समृद्धि आयोग है ना, इसके अंदर
कौन कौन से लोग आते हैं इसके अंदर, तो एक तो पहले तो सीएम आएंगे जो पर्टिकुलर स्टेट है, मतलब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीएम होंगे, प्लस सीएम के साथ यहाँ पर जो स्टेट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो होंगे, मिनिस्टर वो होंगे, और प्लस यहाँ पर मेंबर्स होंगे, मेंबर्स और एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ के, ये एम्प्लॉयज़ होंगे नीति आयोग के, नीति आयोग, ठीक है। तो ये लोग, और इसके साथ में कुछ पर्सन्स जो नॉमिनेट किए जाएंगे फॉर, जो कि नॉमिनेट कहाँ से होंगे, जैसे कि होता है ना कई सारे आपने किसान संगठनों के नाम सुना होगा, है ना, तो उन किसान संगठनों के जो प्रमुख हैं वो लोग यहाँ पर एज अ नॉमिनेटेड रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फार्मर्स या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फार्मर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर आयोग का मुख्य काम क्या था, जो आपने एक स्कीम सुनी होगी ना, किसानों की आय 2022 तक डबल करने, तो उसी के संदर्भ में जो इनकम है, इनकम ऑफ फार्मर वो बढ़ाना है ना, ये डबल करना, उसी स्कीम के तहत जो है ये आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो 2017 करेक्ट आंसर रहेगा। At which one of the following places was India's first open rock museum inaugurated in January 2022? जनवरी 2022 में ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ इनॉग्रेट हुआ था या शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इसके अंदर इस म्यूजियम का, जो ओपन रॉक म्यूजियम है, इसका इनॉग्रेशन किया था जितेंद्र सिंह ने, जितेंद्र सिंह। अब जितेंद्र सिंह कौन है? ये थे उस टाइम पर जब ये इनॉग्रेशन हुआ था, उस टाइम पर थे ये यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसका एम ये था इस पर्टिकुलर म्यूजियम का कि एम की हम बात करें, समटाइम्स एम्स कई बार पूछा जाता है, स्टेटमेंट बेस में जरूर चिपका देता है एम्स, तो एम्स का मत एम ये था कि एजुकेट करना, किसको? एजुकेट टू द पीपल्स अबाउट several known facts, several known facts। जो मतलब देखिए क्या है रॉक म्यूजियम में, रॉक म्यूजियम में क्या होगा भाई, पत्थर रखे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट प्लेसेस के, डिफरेंट टेक्सचर्स के, उनके अपीयरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको क्लासीफाई करके उनको म्यूजियम में रखा जाएगा। और एम ये था कि उन सभी पत्थरों की जानकारी जो है वो आम जनता जो है उसको उस तक पहुंचे, तो उसके लिए यहाँ पर म्यूजियम में रखा गया। और इसके लिए लगभग 35 डिफरेंट रॉक्स जो है वो यहाँ पर रखे गए थे। और ये जो रॉक्स है 35 डिफरेंट रॉक्स, ये लगभग 3.3 बिलियन से लेकर 55 मिलियन ईयर्स मिलियन ईयर्स पुराने थे, मतलब इतने साल पुराने ये रॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये वेरियस पार्ट्स, मतलब ये जो रॉक्स है कहाँ से आए भाई, देखिए कई बार होता है ना कि ये इस अगर जो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो आपका ये ओपन रॉक म्यूजियम है, इसके अंदर जो रॉक्स हैं वो कहाँ से लाई गई, तो ये लाई गई थी आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ उड़ीसा से, तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, JNK। तो इन प्लेसेस से ये रॉक्स लाए गए हैं और यहाँ पर रखे गए हैं इन द हैदराबाद ओपन रॉक म्यूजियम। हु बिल्ट द मॉस्क? किलाए कुहानी, दैट इज कुना, नॉट किलाए कुहना, ठीक है। किलाए कुहना जो है ये मॉस्क जो है, मस्जिद है, पुराना किला जो है दिल्ली के अंदर, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सूर डायनेस्टी के दौरान बना था। किस डायनेस्टी के दौरान? सूर डायनेस्टी के दौरान ये बना था, और इसे बनवाया था शेर शाह सूरी ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब ये क्यों बनवाया था? ठीक है। अब शेर शाह सूरी एक्चुअली कई बार पूछा जाता है कि ये कौन सी डायनेस्टी से है, तो ये हैं आपके अफगान डायनेस्टी से, अफगान डायनेस्टी से, ठीक है, मतलब अफगान रूलर थे, नॉट डायनेस्टी बेसिकली, तो ये अफगानी रूलर थे, ठीक है। अब ये बना था एक्चुअली एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, एक वॉर हुई थी। वॉर कौन सी हुई थी? ये हुई थी 1541 को, 1541 को एक वॉर होती है, मतलब इस टाइम पर ना वॉर बेसिकली, इस टाइम पर क्या होता है 1541 के अंदर जो शेर शाह सूरी है
उसने कब्जा कर लिया था किले में। कौन से किले में? मतलब जो आपका पुराना किला है वहाँ कब्जा किया था, और साथ में इसने कब्जा किया था सिटी ऑफ आगरा, आगरा शहर को भी इसने कब्जा कर लिया था, मतलब उसको जीत लिया था एक तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर इसने किसको डिफीट किया था? इसने डिफीट किया था हुमायूं को। हुमायूं को इसने डिफीट किया था, किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और एज अ सिंबल ऑफ रॉयल इंस्पिरेशन, एज अ सिंबल ऑफ रॉयल इंस्पिरेशन, ये जो है मॉस्क जो है बनाया गया था पुराना किला के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, इसके अनुसार हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव 33% ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट। ठीक है, 33% उसका ज्योग्राफिकल एरिया जो है लैंड का वो आपका फॉरेस्ट के अंदर आता है। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी, 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ चीज़ों, कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज आती है टॉप 5। अभी टॉप 5 कौन से हैं? टॉप 5 बेसिकली हम यहाँ पर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया के परसेंटेज के बेसिस पे। तो एक तो आपको मिलेगा मिजोरम, सॉरी दैट इज को मैं यहाँ लिखता हूँ टॉप 5 में मिजोरम। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल, देन है आपका मेघालय, एंड यहाँ पर हम बात करें मेघालय के बाद मणिपुर एंड नागालैंड। तो यहाँ पर देखिए कितना लैंड आपको यहाँ देखने को मिलेगा, दैट इज 84.5%। मिजोरम के अंदर जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया है, एंड यहाँ पर 79.3% है। मेघालय के अंदर है आपका 76%, मणिपुर के अंदर है आपका 74.3%, और नागालैंड के अंदर है आपका 73.9% ऑफ द लैंड जो है उनका वो फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। देखिए हमने मिनिमम 33% की बात करी थी, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। और इसके साथ में अगर जो हम बात करें यूटी की, यूनियन टेरिटरी की, तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप उसका जो 98% लैंड है, नॉट 98, दैट इज 90% ऑफ लैंड, 90% ऑफ लैंड जो है वो क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत आता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। इसके साथ साथ ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात होगी, इसके साथ साथ जो मेन लैंड जो मतलब आपका मेन इंडिया वाला जो सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया ऐसा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, तो वहाँ पर जो टॉप कंट्रीज हैं, सॉरी टॉप स्टेट्स हैं, नॉट कंट्रीज, दैट इज उसमें आता है एमपी के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, एंड इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एथलीट्स वाज डिक्लेयर्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 बाय द टाइम्स मैगजीन इन द दिसंबर 2021। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 कौन है, ये आपको बताना है। तो ये हैं एथलीट ऑफ द ईयर, दैट इज ये कहाँ से हैं आपके, ये हैं यूएस से, और इनका नाम है, सिमोन बाइल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर सिमोन बाइल्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इन्होंने, सिमोन बाइल्स ने कई सारे मेडल्स जीते हैं इन्होंने, और इन्होंने 7 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 7 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं, और इसमें से 7 में से 4 जो थे वो गोल्ड हैं आपके, 1 सिल्वर मेडल है, और 3 क्या है, सॉरी 3 नहीं 2 है ना, 7 हो गए, 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं बाय द एज अ यूएस जिम्नास्टिक्स इन द सिंगल ओलंपिक के अंदर। ठीक है, और ये सब चीज़ें रही हैं। तो इस मैगजीन के अंदर ना कुछ और चीज़ें मुझे ध्यान आई, थोड़ी पुरानी खबर है, तो उसकी हम बात करें 2021 के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन उसी साल का है। तो 2021 के अंदर पर्सन ऑफ द ईयर कौन था, ये क्वेश्चन कई बार आया है, पर्सन ऑफ द
ईयर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था, तो वो थे एलन मस्क, एलन मस्क, ठीक है। और यहाँ पर एक और टर्म था हीरोज ऑफ द ईयर, हीरोज ऑफ द ईयर। हीरोज ऑफ द ईयर, देखिए 2021 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोविड वायरस चल रहा था, मतलब कोविड-19 का जो कोरोना वायरस बेसिकली चल रहा था। तो इस टाइम पर जो हीरोज ऑफ द ईयर थी वो इस मैगजीन के अकॉर्डिंग वो थे यहाँ पर जो वैक्सीन थी एक तो, और दूसरा थे यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस वैक्सीन की खोज की थी। डिफरेंट कंट्रीज़ ने खोज करी थी, इंडिया ने भी 2 वैक्सीन बनाई थी, तो ये है। और यहाँ पर इतना ही है, चलिए ठीक है। नीरज चोपड़ा को आप जानते ही हैं, ये कौन है? ये आपका ये भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर है जिन्होंने कई सारे गोल्ड मेडल जीते हैं इन द जोवियन थ्रो के अंदर, जिसे हम हिंदी में भाला कहते हैं, भाला फेंकना, ठीक है, उसके अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्रोनोलॉजी पे लगाना है इनको। नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट कब हुई है? ठीक है, नाबार्ड है, नाबार्ड की स्टैब्लिशमेंट होती है, ये स्थापित होता है कब? 12 जुलाई को, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बाय रूरल डेवलपमेंट, और इसको स्थापित किया गया था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो बैंक लिंकेज प्रोग्राम है वो होता है 1992-93 के दौरान, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसे KCC स्कीम भी कहते हैं, ये आपका आता है, दिस विल कम इन टाइम पीरियड ऑफ अगस्त के दौरान, मेरे ख्याल से आई थिंक 1988 के अंदर, नहीं नॉट 1988 नहीं है, दिस इज 1998 के अंदर, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, तो इसकी स्थापना होती है इन 1975 के अंतर्गत, ठीक है। और इस बैंक को बनाने का पर्पस ये था कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री आपके रूरल एरियाज तक भी पहुंचे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 4123, 4123 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल, ठीक है, इंडियन नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 जनवरी में हुआ था, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो ये एडिशन था 20वां, नहीं, ये पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। दिस इज द 25th एडिशन 2022 के अंदर। अब जो हुआ है 2023 के अंदर, 2023 के अंदर वो हुआ है 26th ऑफ एडिशन ऑफ द नेशनल यूथ फेस्टिवल। क्लियर? चलिए, अब इसके अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, और ये कहाँ पर हुआ था? इन द पौंडीचेरी के अंदर। तो भाई 2022 का तो पौंडीचेरी के अंदर हुआ, 23 का कहाँ हुआ? उसको भी इनॉग्रेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया, बट ये हुआ था 23 का कर्नाटक के हुबली के अंदर। कर्नाटक के अंदर हुबली, हुबली नाम की जो जगह है वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला गलत है, सेकंड सही है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है NDC जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है 1952 को, ठीक है। और 1952 में भी 2 अगस्त 2 अगस्त 1952 को इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि स्ट्रेंथ करना और मोबालाइज करना एफर्ट को और रिसोर्सेज को, देश के एफर्ट को और रिसोर्सेज को टू सपोर्ट द प्लान्स को सपोर्ट करने के लिए, और बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि पूरे देश में फैली हुई है। मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही है ना सेंटर पे, मतलब सिंपल सा ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए। NDC है, इसका मेन काम ये हो गया कि जो सेंटर में, या फिर आप इसे पार्लियामेंट में कह लीजिए, जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई उसको देश के हर राज्य में, मतलब हर राज्य, गांव, कस्बा, तहसील, जिला, तालुका जो भी है, हर जगह फैलाना, पहुंचाना उन चीज़ों को, वो इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब इस काउंसिल के अंदर आता कौन कौन है, ये भी होता है, कई बार पूछा जाता है। कंपोजिशन कई बार पूछी जाती है, कंपोजिशन ऑफ NDC के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, वो कौन कौन से? एक तो होंगे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्लस जितने भी यूनियन मिनिस्टर हैं, ऑल यूनियन मिनिस्टर जितने भी केंद्र
में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूनियन के, वो होंगे, प्लस चीफ मिनिस्टर्स होंगे जितने स्टेट्स हैं, और साथ में यूटी जो यूनियन टेरिटरी है दिल्ली एंड पौंडीचेरी, वहाँ के भी सीएम यहाँ पर होंगे, और जो बाकी यूनियन टेरिटरीज बच गई तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर इस काउंसिल के अंदर एज ए मेंबर होते हैं। और यहाँ पर चेयरपर्सन कौन होता है? चेयरपर्सन है पीएम है तो भैया चेयरपर्सन भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, जो भी उस टाइम पर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे लखनऊ के अंदर। ठीक है, लखनऊ कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, और ये सिडबी आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1990 के अंदर। ठीक है, और ये अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। क्या है ये पूछा जाता है कई बार, अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये लाइसेंसिंग और रेगुलेशन, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन का काम करती है फॉर एमएसएमई। ठीक है, एमएसएमई जो होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपका लाइसेंसिंग और रेगुलेशन का काम करती है, और ये आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। वो तो ठीक हो गया, अभी ये तो रेगुलेट कर लिया, अब इसको रेगुलेट कौन करेगा? भाई सिडबी को रेगुलेट करने वाला काम जो है वो कौन करता है? आरबीआई करती है। सिडबी को रेगुलेट करने का और सुपरवाइज करने का काम जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द बुक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बुक है उसके बारे में बताना है। मतलब देखिए सिंपली, अगर जो आपने कभी बुक पढ़ी है ध्यान से गौर किया हो तो आप आसानी से दे सकते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? टाइटल आएगा। टाइटल मतलब बुक होती है उसमें टाइटल होता है, बुक का टाइटल है। बुक के टाइटल के बाद क्या आएगा? यहाँ पर कंटेंट आएगा। अब टाइटल हो गया, कंटेंट हो गया, कंटेंट के साथ साथ क्या होगा? यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ होगा आपका चैप्टर्स का नाम, और चैप्टर्स के बाद लास्ट में आ जाएगा आपका इंडेक्स 4, है ना? ठीक है, ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं सॉरी बी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ट्राइब इज नॉट फाउंड इन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश? बनारस के अंदर कौन सी ट्राइब नहीं देखने को मिलती? तो मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लगा दी है। ठीक है, ये लिस्ट के अंदर अब देखिए यहाँ पर 15 ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो 15 ट्राइब्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपर की 5 ट्राइब्स हैं ये आपको ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं, देखिए चेरो ट्राइब कहाँ पर है? ढूंढिए पहले तो। चेरो यहाँ पर है, चेरो आपको कहाँ देखने को मिल रही है? सोनभद्र और बनारस के अंदर, तो ये तो है। गोंड ट्राइब, अब गोंड ट्राइब देखिए यहाँ पर है, गोंड ट्राइब के साथ में बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र के इलाके में है, तो ये भी आपकी रहेगी। खरवार ट्राइब जो है, ये देखिए खरवार ट्राइब, ये आपको कहाँ मिल रही है? बनारस, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया और देवरिया के डिस्ट्रिक्ट्स में अंदर मिलती है, तो खरवार भी है। अब भाई देखो 3 तो हैं बनारस के अंदर, मतलब बनारस के एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। चौथी बची सहारिया, तो सहारिया आपकी कहाँ पर है? सहारिया आपको ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है, सहारिया ललितपुर, है ना? दिस इज रिलेटेड टू द ललितपुर, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ट्राइब्स हैं, इनके नाम आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार ट्राइब्स के क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर हमारे ट्राइब के क्वेश्चंस जो है वो गलत हो जाते हैं। रिवर गंगा एंटर्स इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? रिवर गंगा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बिजनौर जिले से गुजरती है। अब जैसे कि आपको पता है कि गंगा रिवर जो है वो 2525 किलोमीटर तक का पूरा सफ़र तय करती है, जिसमें से 1100 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो कहाँ पर तय करती है? वो तय करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के लगभग 28 जिले, 28 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गंगा रिवर से होकर गुजरते हैं, या गंगा रिवर उन 28 जिलों से होकर गुजरती है।
तो आपको वो 28 जिले पता होने चाहिए। ये आपका काम है, आपको वो 28 जिले देखने हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है गंगा रिवर, ये गंगा आती है और यहाँ से एक यमुना आती है, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, मिलती हैं कहाँ पर, प्रयागराज में, और बनाती हैं संगम। और हर 12 साल में संगम प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। देखिए जॉइंट सिटिंग के प्रोविजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल के तहत आता है। तो सबसे पहले तो आप आर्टिकल नंबर 100 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 100 डील करता है वोटिंग इन द हाउस। वोटिंग इन हाउस, हाउस के अंदर जो वोटिंग है, और पावर ऑफ द हाउस टू नॉट विथ स्टैंड विद द वैकेंसीज और क्वेश्चंस या क्वारम्स के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर वोटिंग पावर्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है 100 नंबर आर्टिकल के अंदर। 108 नंबर आर्टिकल, जो क्वेश्चन था कि जॉइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत मेंशन्ड है, दिस इज मेंशन्ड थ्रू द आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, 108 ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 108। अब यहाँ पर समन कौन करता है सिटिंग को, समन बुलाता कौन है, ये बुलाने का काम कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति होंगे उस टाइम पर, करंट प्रेसिडेंट वो। और इसकी अध्यक्षता जो है प्रेसाइडिंग, ये बेसिकली प्रेसाइडिंग कह लीजिए, हाँ प्रेसाइडिंग, अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो जॉइंट सिटिंग होगी तो वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो किसके चलेंगे, भाई जो अध्यक्ष होगा उसी के चलेंगे ना। दैट मीन्स यहाँ पर जो रूल्स हैं वो चलते हैं लोकसभा के, न कि राज्यसभा के। राज्यसभा के यहाँ नहीं चलते। ठीक है, और यहाँ पर एक आर्टिकल है 110 नंबर आर्टिकल। 110 नंबर आर्टिकल जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैटर्स जैसे टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर उन सबसे संबंधित है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रोविजन ऑफ द, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, द प्रोविजन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट, बेसिकली हम यहाँ पर बात करें कि जो 7th शेड्यूल है, आंसर होगा यहाँ पर, आंसर विल बी दी, आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 7th शेड्यूल। अब देखिए 7th शेड्यूल में क्या होता है, 7th शेड्यूल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स के बारे में डिस्कस किया गया है, और किसके किसके बीच में, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्कशन किया गया है यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पर 3 टाइप की लिस्टिंग करी गई है। एक होती है सेंटर की लिस्ट, और सेंटर के लिस्ट के अंतर्गत, ठीक है, आपको जब कभी टाइम मिले तो उन लिस्ट को जरूर देख लीजिएगा एक बार, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन वहाँ से डिटेल में भी। तो इस लिस्ट के अंदर सेंटर के अंदर जो है एट प्रेजेंट, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेजेंट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ओरिजिनल। ठीक है, तो प्रेजेंट में 100 सब्जेक्ट्स के अंदर सेंटर कानून बना सकता है। ओरिजिनली ये थे 97। ठीक है, स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट में 61 एट प्रेजेंट है और 67 पहले थे जब ओरिजिनल बना था। और यहाँ पर आता है कंकरेंट, तो कंकरेंट लिस्ट में 52 है एट प्रेजेंट और 47 थे जब संविधान बना था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो ओरिजिनल में सेंटर ने तो बढ़ा लिए, स्टेट के कम हो गए, और जो स्टेट से कम हुए वो कहाँ डाल दिए गए, कंकरेंट में। भैया राज्य है, तुम बनाओगे कानून तो हम भी बनाएंगे, ये वाली सीन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बट ये जो लिस्टिंग है, मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं इनको एक बार ज़रूर देखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनकी वीडियो भी बना के डाल दूँ अगर जो पॉसिबल हो पाएगा मेरे लिए, ताकि आप एक बार देख लें उनको, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कई बार वो स्टेटमेंट बेस में उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट 3, ये हमारा था पार्ट 3। ठीक है, दिस इज़ द पार्ट 3 ऑफ PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।